प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधुधरगढ़ सहाचार्य अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको विनियोग गुणक के बारे में जानकारी दूंगी। विनियोग गुणक, जिसे कई बार संक्षेप में गुणक भी कह दिया जाता है, कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, और अल्प विकसित देशों में इसकी प्रभावशीलता। तो आज हम विनियोग गुणक के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो कीन्स के रोजगार तथा आय सिद्धांत में गुणक की अवधारणा विनियोग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या करने की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। गुणक की अवधारणा का सर्वप्रथम विकास आर.एफ. काहन ने 1931 में रोजगार गुणक के रूप में किया। कीन्स ने इस अवधारणा का प्रयोग निवेश तथा आय के परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करने में किया। यह कीन्स के रोजगार सिद्धांत का अभिन्न अंग है। तो पिछले अध्याय में, जो कि कीन्स का रोजगार सिद्धांत था, उस अध्याय में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब विनियोग में परिवर्तन होता है तो इसकी वजह से आय में भी परिवर्तन होता है। तो विनियोग में थोड़ा परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से आय में कई गुना अधिक परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो अनुपात है आय में होने वाले परिवर्तन का और विनियोग में होने वाले परिवर्तन का, यह अनुपात गुणक कहलाता है। तो अब हम लेंगे गुणक का अर्थ। कीन्स के अनुसार जब अर्थव्यवस्था में कुल निवेश बढ़ता है तो उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि निवेश राशि के मुकाबले कई गुना अधिक होती है। देश में कुल निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को गुणक कहा जाता है। तो इस पर कई बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है कि गुणक किसे कहते हैं। तो आप वापस समझ लीजिए कि देश में कुल निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को गुणक कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसे अच्छी तरह से याद करने की आवश्यकता है। हैंसन के शब्दों में कीन्स का निवेश गुणक ऐसा गुणांक है जो निवेश में हुई वृद्धि को आय की वृद्धि से संबद्ध करता है। तो हैंसन ने कहा है कि कीन्स का निवेश गुणक ऐसा गुणांक है जो निवेश में हुई वृद्धि को आय की वृद्धि से संबद्ध करता है। और समीकरण के रूप में हम इसे लिख सकते हैं K = डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई के। तो जहाँ K है गुणक, डेल्टा वाई अर्थात कुल आय में परिवर्तन, डेल्टा आई अर्थात कुल निवेश में परिवर्तन का द्योतक है। तो इस तरह से K बराबर है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई के। इसमें K को निवेश में होने वाले परिवर्तन की राशि से गुणा करने पर हम कुल आय में परिवर्तन ज्ञात करते हैं। तो ये जो समीकरण है इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं K × डेल्टा आई = डेल्टा वाई। तो ये जो समीकरण है K × डेल्टा आई = डेल्टा वाई, तो इसमें K को डेल्टा आई से गुणा करके डेल्टा वाई अर्थात आय में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात किया जा सकता है। यदि आई बराबर है, डेल्टा आई है 100 करोड़ रुपए, डेल्टा वाई है 400 करोड़ रुपए, तो K बराबर हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई है आपका 400, डेल्टा आई है 100, तो इसको हल करने पर यह आ जाएगा 4। तो इस प्रकार कीन्स के अनुसार स्वायत्त निवेश में कमी या वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में हुई कमी या वृद्धि के अनुपात को गुणक कहते हैं। तो इस तरह से कीन्स ने गुणक के बारे में ये कहा कि स्वायत्त निवेश में कमी या वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में होने वाली कमी या वृद्धि के अनुपात को गुणक कह सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे कीन्स के निवेश गुणक की निर्भरता या आधार। तो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसका आधार क्या है। तो कीन्स के निवेश गुणक या आय गुणक का मूल्य उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अर्थात MPC, जो कि बराबर है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई के, इस पर निर्भर करती है।
तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जिसे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और संक्षेप में है MPC इजिकल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, और इस पर गुणक का मूल्य निर्भर करता है। तो MPC जितनी अधिक होगी गुणक का मूल्य उतना ही अधिक होगा, और MPC कम होने पर गुणक का मूल्य भी कम हो जाएगा। तो इसका सूत्र है K इजिकल टू 1/1 माइनस MPC, और MPC होती है B, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं K इजिकल टू 1/1 माइनस B, जहाँ B है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति या MPC के बराबर। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC को एक में से घटा दें तो हमें बचत की सीमांत प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव या MPS प्राप्त होती है, क्योंकि पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि MPC प्लस MPS का योग 1 के बराबर होता है। तो एक में से MPC घटा दें तो हमें MPS प्राप्त होती है। अतः गुणक बचत की सीमांत प्रवृत्ति का व्युत्क्रम होता है। तो गुणक के बराबर है 1/MPS के, जो कि बराबर है 1/S के, तो जहाँ MPS बराबर है S के। पहला उदाहरण लेते हैं। यदि MPC इजिकल टू 1/2 है तो MPS हो जाएगा 1 माइनस MPC, अर्थात 1 माइनस 1/2, जो कि बराबर है 1/2 के। तो MPS है यहाँ पर 1/2, तो K का मान आ जाएगा 1/1 माइनस MPC, जो कि बराबर है 1/MPS के, जो कि बराबर है 1 माइनस 1/2, क्योंकि MPC यहाँ पर 1/2 ली हमने, तो इसको हल करने पर यह आ जाएगा 1/1/2, और 2 पलट करके ऊपर आएगा तो K का मान आ जाएगा यहाँ पर 2, तो यहाँ गुणक है 2, जब MPC यहाँ पर है 1/2 के बराबर। सेकंड उदाहरण है। यदि MPC इजिकल टू 0.8 है तो K बराबर 1/1 माइनस MPC इजिकल टू 1/1 माइनस 0.8, क्योंकि MPC हम यहाँ पर 0.8 ले रहे हैं, तो 1/1 में से 0.8 जाने पर ये बचेगा 0.2, और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो यहाँ गुणक का मान है 5। तो पहली और दूसरी स्थिति की आप तुलना कीजिए, यहाँ MPC पहले की अपेक्षा ज़्यादा है, तो यहाँ गुणक का मान भी अधिक है। इसके बाद तीसरा हम लेते हैं। यदि MPC इजिकल टू 3/4 हो तो K बराबर 1/1 माइनस MPC, जो 1/1 माइनस 3/4, जो कि बराबर है 1/1/4 के, और 4 पलट करके ऊपर आएगा तो गुणक अर्थात K का मान आ जाएगा 4। चौथी स्थिति है। यदि MPC इजिकल टू 1 हो तो K बराबर है 1/1 माइनस MPC के, जो कि बराबर है 1/1 माइनस 1, अर्थात 1/0, और किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी या अनंत। तो ये था MPC और K का संबंध। इसके बाद है गुणक का रेखाचित्र द्वारा निरूपण। यदि हम एक रेखाचित्र बनाते हैं जिसमें MPC इजिकल टू 1/2 मान करके हम चलते हैं, तो इसका डायग्राम इस प्रकार से होगा। ये डायग्राम है। इस डायग्राम में जो x अक्ष है, क्षैतिज अक्ष है, इसमें हमने लिया है राष्ट्रीय आय y, और जो लंबवत अक्ष है उस पर हमने लिया है उपभोग एवं निवेश अर्थात C+I। इसमें जो 45 डिग्री की रेखा है, इस 45 डिग्री रेखा की खास बात यह है कि इसकी दूरी लंबवत अक्ष पर और क्षैतिज अक्ष पर बराबर होती है, अर्थात 45 डिग्री रेखा के प्रत्येक बिंदु पर जितनी राष्ट्रीय आय है उतना ही उपभोग एवं निवेश रहेगा। अतः 45 डिग्री रेखा पर y इजिकल टू C+I होता है। इसके बाद हम लेते हैं उपभोग प्लस विनियोग की रेखा, जो कि है C+I अर्थात कुल मांग फलन। तो कुल मांग फलन C+I है और कुल पूर्ति फलन है 45 डिग्री की रेखा। ये दोनों एक दूसरे को E0 बिंदु पर काटते हैं, तो संतुलन का बिंदु है E0, और यहाँ राष्ट्रीय आय है OY0। अब यदि विनियोग में वृद्धि डेल्टा I से की जाती है तो जो मांग फलन है ये शिफ्ट होकर के C+I प्लस डेल्टा I हो जाएगा। तो ये नया मांग फलन पुराने पूर्ति फलन को E1 बिंदु पर काटता है, तो नया संतुलन का बिंदु है E1, और यहाँ राष्ट्रीय आय है OY1।
1। तो इस तरह से E0 से E1 बिंदु तक यदि हम जाते हैं तो विनियोग में परिवर्तन है डेल्टा I में परिवर्तन है डेल्टा Y। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि डेल्टा I और डेल्टा Y इनमें आपस में क्या संबंध है कि अगर डेल्टा I 1 है तो डेल्टा Y 2 के बराबर होगा। तो स्वायत्त निवेश में डेल्टा I वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि डेल्टा Y के तुल्य होती है। इस प्रकार प्रारंभिक संतुलन से नए संतुलन के अंतर के अनुपात अर्थात डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I इजिकल टू K को व्यक्त करता है। यही गुणक का मूल्य 2 है, अर्थात स्वायत्त निवेश में वृद्धि 1 होने पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि दुगुनी अर्थात 2 होगी। तो इस तरह से इसे हम डायग्राम के द्वारा भी बता सकते हैं। अगली कक्षा में मैं आपको गुणक की बीजगणितीय व्युत्पत्ति के बारे में जानकारी दूंगी।